दोस्तों, मैं तरुण बिस्ट। जैसा कि हमने पिछले भाग में समझा कि आस्था आस्था कहते किसे है, और इस भाग में हम समझेंगे कि आस्था की बेसिकली उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आस्था की उत्पत्ति होती है, मानी गई है, स्पेस प्लस टाइम प्लस इंटेंशन से। स्पेस प्लस टाइम मिलके स्थिति की उत्पत्ति करते हैं। स्थिति कहा गया है सिचुएशन को, तो स्पेस प्लस टाइम मिलके स्थिति की उत्पत्ति करते हैं। तो हम भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार समझेंगे कि स्पेस किसे कहते हैं और टाइम किसे कहते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के गुरु रॉबिन दास का मानना है कि स्पेस इज नॉट ओनली फिजिकल मेजरमेंट ऑफ द एरिया। सिर्फ एक फिजिकल मेजरमेंट यानी एक ज़मीन के टुकड़े या एक फिजिकल हिस्से को ही स्पेस नहीं कहा जाता। स्पेस कम विद इज इकोनॉमी सिस्टम, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इमोशन, हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेस बदलता रहता है, मगर यहाँ पे हम स्पेस को गहराई से समझने के लिए एशियंट इंडियन वैदिक मेथडोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो प्राचीन वैदिक स्कूल में स्पेस को आश्रम कहा गया है। प्राचीन भारतीय वैदिक स्कूल में हर उस चीज को स्पेस कहा है जहाँ कोई आदर्श लागू हो। उदाहरण के लिए पर्सनल स्पेस यानी एकल आश्रम, जहाँ हम अपने लिए कानून बनाते हैं, हम अपने लिए आदर्श तय करते हैं कि हम समाज में किन आदर्शों के साथ, किन आइडियल्स के साथ दिखना चाहेंगे या किन आदर्शों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। या आसान शब्दों में कहे तो जहाँ हम मैं की रचना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ हम मैं और मेरा पार्टनर मिलकर साथ रहने के कानून बनाते हैं, साथ रहने के आइडियल्स तय करते हैं, वो हो गया गृहस्थ स्पेस, गृहस्थ आश्रम यानी फैमिली। मगर गृहस्थ सिर्फ शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ का मतलब है जो इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली अपने पार्टनर के साथ जुड़ा हो, जो अपने पार्टनर के बिना कोई भी बात नहीं सोचता हो या कोई डिसीजन ना लेता हो। वैसे ही परिवार एक परिवार आश्रम भी है जहाँ फैमिली एथिक्स लागू होते हैं, जैसे कि मामा, चाचा, ताऊ, विवाह से जितने भी रिश्ते निकलते हैं उनसे परिवार बनता है। और परिवार में एक कॉमन ज़मीन पे खड़े लोग परिवार कहलाते हैं। मतलब एक बेसिक आदर्शों पे खड़े लोग परिवार कहलाते हैं, और हर परिवार के अपने आदर्श होते हैं। परिवार के ऊपर फिर आपकी बिरादरी के जहाँ पे आप विवाह करते हो, जिन कम्युनिटी के बीच में आप विवाह करते हैं, उनके बीच में एक कॉमन आदर्श लागू होते हैं, बिरादरी के आदर्श। फिर उसके बाद राज्य के अपने आदर्श लागू होते हैं कि राज्य के अपने एथिक्स होते हैं जो राज्य लीगल सिस्टम के आधार पर लागू करता है, कि कानून बनाकर लोगों पे लागू करता है सामाजिक आदर्श। तो वो सोशल स्पेस, फैमिली स्पेस, पर्सनल स्पेस, गृहस्थ स्पेस। तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्पेस होते हैं, जैसे ऑफिस स्पेस, जैसे स्कूल स्पेस। तो अलग अलग स्पेस में अलग अलग एथिक्स लागू होते हैं, तभी वो जहाँ पे भी एथिक्स लागू होते हैं वो स्पेस कहलाता है। स्पेस हर जगह पे लागू होता है, आदर्श हर जगह पे लागू होते हैं। हम किसी अपने दोस्तों के बीच में भी एक आदर्श लागू होते हैं, वर्किंग कलीग्स के बीच में भी एक आदर्श लागू होते हैं। जब आप अपने कलीग से बात करते हैं या दोस्त से बात करते हैं, दोस्त से मिलते हैं, तो एक आदर्श लागू होते हैं दोस्ती के बीच में। वैसे ही ये भी एक स्पेस है। और वैसे हम एक किसी अनजान आदमी से भी मिलते हैं तो उसके बीच में भी एक आइडियल्स के आधार पे हम एक अनजान आदमी से बात करते हैं, तो वो भी एक स्पेस है। पर अलग अलग स्पेस पे अगर लागू आदर्श हमारे, जो कि अलग अलग स्पेस पे अलग अलग आइडियल्स लागू होते हैं, अगर अलग अलग स्पेस पे बने आइडियल्स हमारे एक ही नज़रिए, मतलब एक ही दर्शन के आधार पे बने हो, तो उनमें कोई कंट्रोडिक्शन नहीं होता। उसे स्पिरिचुअल स्पेस बोला गया है, जहाँ पे आपका
आपकी इंडिविजुअल आदर्श, आपके फैमिली, आपकी वाइफ के साथ जो आदर्श है, आपके फैमिली के आइडियल्स, आपके सोशल आइडियल, सब एक ही दर्शन पे बने हो, एक ही नज़रिए के आधार पे बने हो, तो उसे स्पिरिचुअल स्थिति बोला जाता है, जहाँ पे आप जो नेचुरली कर रहे हैं वही सही है, आप जो सोच रहे हैं वही सही है और वही लॉजिकल है आपके लिए। वहीं पे अगर जब अलग अलग स्पेस पे लागू आदर्श अगर आपस में टकराव हो, मतलब जब आपके पर्सनल स्पेस पे लागू आदर्श और आपके सामाजिक स्पेस पे लागू आदर्श अगर एक ही दर्शन के आधार पर नहीं बने, या आपके पर्सनल आदर्श या आपके पारिवारिक आदर्श एक ही नज़रिए के आधार पर नहीं बने, तो उनमें टकराव होता है। इसलिए मानव अपने जीवन में भी जो अंदरूनी टकराव से जूझता है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम जो डिफरेंट स्पेस हम कैरी करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपस में टकराव होता है विचारधारा का। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूँ, सोशल उदाहरण। जैसे हमारी सोसाइटी अभी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के साथ आती है, हमारे सोशल फेथ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल स्पेस की बात करते हैं। वहीं पे जो कानून व्यवस्था है या राष्ट्र व्यवस्था है, वो इंडिविजुअल स्पेस की बात करती है। वहीं पे ये इंडिविजुअल स्पेस हम अपने परिवार के अंदर नहीं घुसा सकते, क्योंकि अपने परिवार के अंदर आप इंडिविजुअल स्पेस घुसाएंगे तो हाथों हाथ आपका परिवार टूट जाएगा, क्योंकि परिवार एक कॉमन स्पेस पे से जुड़े लोग परिवार कहलाते हैं। एक कॉमन अथॉरिटी के साथ वो एकजुट होते हैं, वो परिवार होता है। एक ज़मीन पे खड़े लोग, जिसे आसानी तौर पे कहते हैं। आज भी किसी के परिवार की ज़मीन बढ़ती है तो लोग यही कहते हैं कि उसका परिवार टूट गया। स्पेस जैसे उम्र के ऊपर भी लागू होता है, मानव उम्र के ऊपर भी। जैसे बच्चों का है कि एक बच्चे एक जब आप बाल आश्रम कहते हैं इसे, कि आप एक उस उम्र में हो जिस पे एक एथिक्स लागू होता है। जब आप बच्चों से बात करते हो तो एक डिफरेंट एथिक्स के साथ बात करते हो। वहीं पे हम एक टीनेजर से डिफरेंट एथिक्स के साथ बात करते हैं, एक एडल्ट से डिफरेंट एथिक्स के साथ बात करते हैं, एक अधेड़ उम्र के आदमी से डिफरेंट एथिक्स के साथ बात करते हैं, और एक उम्र दराज बूढ़े आदमी से अलग एथिक्स के साथ बात करते हैं। तो एक उम्र पे भी एथिक्स लागू होता है, इसलिए उसे भी स्पेस कहा गया है। जैसे बाल आश्रम, युवा आश्रम या वृद्धाश्रम। हम किसी जानवर और मानव के बीच में भी एक स्पेस लागू है, एक आदर्श लागू है, या हमारा मानव और नेचर के बीच में भी एक आदर्श लागू है। तो आदर्श बहुत सारी जगह पे लागू हो सकता है। आदर्श जब आप एक डिफरेंट आर्थिक स्तर के व्यक्ति से बात करते हैं, तब भी आप एक अलग आदर्श कैरी करते हैं नॉर्मली, सिविलाइज सिस्टम में खास तौर पे। सामाजिक ओहदों पे भी आदर्श लागू होता है कि कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है या किसी बड़े ओहदे पे है, टीचर है, तो उनके साथ बात करते हुए भी आप एक डिफरेंट एथिक्स फॉलो करते हैं। या कोई बहुत वेल एजुकेटेड है तो उसके साथ बात करते हुए भी आप एथिक्स फॉलो करते हैं, डिफरेंट एथिक्स फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे भी एथिक्स फॉलो होते हैं वो स्पेस है। तो ये पर्सन टू पर्सन बदलती रहती है, स्पेस टू स्पेस, मतलब रीजन टू रीजन भी बदलती है। जैसे गांव में जाएंगे तो गांव में डिफरेंट एथिक्स फॉलो होंगे, शहरों में डिफरेंट एथिक्स फॉलो होते हैं, ऑफिस के अंदर डिफरेंट एथिक्स फॉलो होते हैं। वैदिक स्कूल के अनुसार किसी भी जीव की पैदा होने से मरने के बीच का समय उसका काल कहलाएगा। किसी भी चीज़ की शुरुआत से अंत के बीच का समय उसका काल यानी उसका समय कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। इस वैदिक प्रकृतिवादी दर्शन में काल को दो हिस्सों में देखा गया है। एक तो मेरे जैसे हमारी सृष्टि के जन्म लेने से हमारी सृष्टि के अंत के बीच का समय काल, और अंतरिक्ष वो महाकाल जिसमें हमारे जैसे न जाने कितने अंतरिक्ष पैदा हुए और ख़त्म हो गए। इसे एक बंगाली मैथोलॉजी में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है, जहाँ महाकाल को यानी अंतरिक्ष को, ब्लैक अंतरिक्ष को
बाल अवस्था में बताया गया है कि वो अंतरिक्ष हमारा किशोर अवस्था में है, यानी महाकाल शिव अपनी किशोर अवस्था में है और वो सो रहे हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती है उनकी सांसों से, यानी जब हमारा और इस हमारे यूनिवर्स का सृजन होता है, यानी एक गर्म हवा या ये कहा जाए कि ध्वनि से हमारे अंतरिक्ष का सृजन होता है। और जब वो ऊष्मा जो ध्वनि के साथ बढ़ती हुई गर्म ऊष्मा फैली, अंतरिक्ष फैला और उसके बाद महाकाल की ठंड में सिकुड़कर कालाग्नि फिर शिव के अंतरिक्ष में ब्लैक होल में समा गई। तो इन दोनों के हमारी सृष्टि के बनने और ख़त्म होने के समय को कहेंगे काल, और उसके कंपेरेटिवली महाकाल कहेंगे ब्लैक अंतरिक्ष को, जो अभी युवा अवस्था में है और जिसमें ऐसे काल बनते और ख़त्म होते रहते हैं। जहाँ अंतरिक्ष में महाकाल में विस्फोट से हमारे काल यानी हमारी सृष्टि, हमारी दुनिया की, हमारे यूनिवर्स की, हमारे स्पेस की रचना हुई, जैसे ही वो विस्फोट हुआ वैसे ही स्पेस की रचना शुरू हो गई और वैसे ही काल आगे बढ़ने लगा। तो समय मतलब काल और आश्रम दोनों का जन्म साथ साथ हुआ। ये इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों की उत्पत्ति साथ में हुई। टाइम भी वहीं से शुरू हुआ जहाँ विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से जो ध्वनि चारों ओर फैली, जिसे हम प्रकृतिवाद में ओम की ध्वनि कहते हैं, जिस ध्वनि को हमारा अंतरिक्ष कहते हैं, वो ध्वनि का गोला है जिसे अंतरिक्ष कहते हैं, जिसे शिव कहा गया। तो उस ध्वनि के तो जैसे ही वो ध्वनि उत्पन्न हुई वैसे ही का स्पेस उस ध्वनि से फैलता थी, ध्वनि एक फैलते स्पेस को जन्म दिया, और वहीं से उस विस्फोट के साथ ही उस समय की भी गणना शुरू हो गई जब से वो स्पेस बना। क्योंकि और फिर उसके बाद जब वो सिकुड़ के सिमट के ख़त्म हो जाएगा तो वो स्पेस और टाइम दोनों ही साथ ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारा अंतरिक्ष जब सिकुड़ के फिर से ब्लैक होल में समा जाएगा तो स्पेस और टाइम दोनों ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए स्पेस और टाइम की साथ साथ आता है हमेशा। इसे कंटेम्प्रेरी उसमें दिखाऊं कि स्पेस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे बदलता है, तो आप देखेंगे कि दिन में एक क्राउडेड जो मार्केट है वही शाम को रात को सुनसान हो जाती है, या जानवरों कुत्तों का अड्डा बन जाती है, या जो दिन में जो उल्लू जो उड़ नहीं पाता, एकदम निर्बल है, असमर्थ है, वहीं उल्लू रात को सबसे खतरनाक शिकारी बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें बदलती है। इसलिए स्पेस और टाइम दोनों मिला के सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जब भी हमें गणना करनी होती है तो हम सिचुएशन वाइज चीज़ों को देखते हैं, और इसी सिचुएशन से में ही कोई विचार उत्पन्न होते हैं। मगर टाइम हर किसी के लिए सेम नहीं होता, और टाइम सिर्फ एक टाइम नहीं है जो हमारा चल रहा है। क्योंकि हम जो टाइम की गणना करते हैं, मानव जाति जो टाइम की गणना करती है वो सूर्य के आधार पे करती है, या ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र गणना भी होती है समय की, और चंद्र और सूर्य दोनों से गणना होती है ईयर की। मगर इसके अलावा भी और अंतरिक्ष है और टाइम है, तो इसे हम हृदय गर्भ के आधार पे समझेंगे, जो कि एशियन मैथडोलॉजी के प्रकृतिवादी मैथडोलॉजी के आधार पे समझते हैं। प्रकृतिवाद में कहा गया है जब कुछ नहीं था तो महाकाल में एक हृदय गर्भ था जिसमें अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि से ध्वनि निकली और उस ध्वनि ने जब खुद को रूप दिया तो वो शिव था। तो उनका मानना है कि जब अंतरिक्ष महाकाल में कुछ नहीं था तो एक हिरण के गर्भ के अनुसार उथल पुथल मचाने वाला एक गोला था जिसमें उथल पुथल चल रही थी, और अचानक उससे एक अग्नि उत्पन्न हुई जिससे एक ध्वनि निकली।
तो अग्नि से उत्पन्न ध्वनि, जिसे शिव भी कहा गया है, शिव का पहला नाम ओमकारा ध्वनि। तो जब उस ध्वनि ने खुद को रूप दिया तो वो शिव था, वो ध्वनि से बना। तो उस ध्वनि का जब गोले ने खुद को रूप दिया तो वो उसे कहा गया स्वशंभु, शिव का दूसरा नाम। जब ध्वनि के गोले के अंदर देखा गया तो उसके अंदर एक ही सोर्स से दो अपोजिट एनर्जी निकल रही थी, जिसे कहा गया अर्धनारीश्वर। एक ही सोर्स से निकली दो अपोजिट एनर्जी, और जब वो दोनों एनर्जी आपस में टकरा रही थी और उससे सृजन हो रहा था, तो सृजन का प्रतीक लिंग और योनि, दो अपोजिट एनर्जी, जिसकी प्रकृतिवादी, भारतीय प्रकृतिवादी यानी शैविक दर्शन वाले पूजा करते हैं, सृजन के प्रतीक की, लिंग और योनि की। तो मगर जो पहला विस्फोट हुआ उसके अंदर और भी विस्फोट हुए, तो ये दूसरा विस्फोट हुआ, उसके अंदर जो दो अपोजिट एनर्जी निकली उसने फिर विस्फोट किया। तो उस ध्वनि के गोले के अंदर एक और ध्वनि का गोला बना, एक और टाइम क्रिएट हुआ। पहले धमाके से पहला स्पेस और टाइम क्रिएट हुआ, उस स्पेस और टाइम के अंदर दूसरा स्पेस और टाइम क्रिएट हुआ, एक दूसरे ध्वनि के गोले से, एक दूसरे धमाके से। और उस धमाके के अंदर जो दूसरा गोला है उसके अंदर भी एक ही सोर्स से दो अपोजिट एनर्जी निकली और जो आपस में फिर टकराई, जिससे तीसरा गोला यानी तीसरा ध्वनि का गोला क्रिएट हुआ, तो एक तीसरा टाइम बना। वैदिक दर्शन माने इसलिए अलग अलग स्पेस की बात करता है, क्योंकि जो हमारा स्पेस है, हम अपने सोलर सिस्टम के आधार पे चीज़ों को देख रहे हैं, मगर हमारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे में गैलेक्सी के अंदर है, वो गैलेक्सी एक सुपर गैलेक्सी के अंदर है, जो अलग अलग टाइम फ्रेम है। इसलिए जो प्राचीन जितने भी साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, जो तो वो जब मौसम की गणना करते थे, वो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के टाइम के अनुसार ही नहीं, वो हमारा सोलर सिस्टम उस समय या हमारी गैलेक्सी किस स्पेस में है, उस स्पेस के हिसाब से, और वो स्पेस किस स्पेस में है उस स्पेस के हिसाब से। तो वो गणनाएं वो तारों के माध्यम से करते थे। तो तारों के माध्यम से वो बाकी दो स्पेस की गणना करके एग्जैक्ट बताते थे एक टाइम पीरियड में कि मौसम कैसा हो सकता है। समय काल सिर्फ अलग अलग यूनिवर्स के तौर पे अलग अलग टाइम ही क्रिएट नहीं करता, काल हर जीव पे अलग तरीके से काम करता है। अगर हम पहले समझे कि जीव किसे कहा गया है यहाँ पे, तो प्रकृतिवाद में हर उस चीज़ को ध्वनि के सर्कल के अंदर, यानी ध्वनि के गोरे के अंदर, हर चीज़ जो समय के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर रही है वो जीवित है। यानी जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ध्वनि का गोला, उसके अंदर हर चीज़ जो समय के अनुसार रूप परिवर्तित कर रही है वो जीवित है। तो इन्होंने जीवित चीज़ों को दो हिस्सों में बांटा है प्रकृतिवादियों ने, सांस लेने वाले जीव और सांस ना लेने वाले जीव। मगर दोनों ही जीवित होने का प्रमाण ये है कि वो एक समय के अनुसार वो रूप परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे एक लोहे की रॉड भी जीवित है जो एक टाइम बाद जंग लग के वापस मिट्टी में मिल जाएगी, मगर उसके समय अवधि ज़्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पे जीवों के अलग अलग जीवन लेवल को अगर हम देखें, तो अगर मैं अपने चेहरे पे ही हाथ फिराता हूँ तो बहुत सारे हजारों लाखों टिश्यूज़ मर जाते हैं हाथ फिराते ही। क्यों? क्योंकि, और मुझे पता भी नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि वो इतने बारीक है, माइक्रो टिश्यूज़ है कि वो कब पैदा हुए, कब मर गए। जब भी हम नहाते हैं लाखों टिश्यूज़ मर जाते हैं, हजारों लाखों, और फिर हजारों लाखों पैदा हो जाते हैं। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। उनके के जो पूरी जीवन अवधि है इन टिश्यूज़ की, वो इतनी कम है कि हम उनके पैदा होने और मरने को कभी महसूस ही नहीं कर पाते, या वो उतने छोटे हैं कि हम उनके पैदा होने और मरने को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जैसे हम एक सब्जी खाते हैं जिसकी जीवन अवधि 4 महीने की है, हरी सब्जी, या 4 महीने 5 महीने की जीवन अवधि है,
और उसे कंज्यूम करने वाले हम हैं, जिनकी टोटल जीवन अवधि कई साल है। जैसे अब उसी को कंपेयर करेंगे बड़े स्केल में, तो सूर्य को कभी पता ही नहीं चला होगा कि उसके आसपास घूमने वाले ग्रहों में एक पृथ्वी नामक एक ग्रह है, जहाँ पे मानव जाति नामक कोई जाति पैदा हुई, जो आपस में पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पों के नाम पे लड़ रही है। तो कभी सूर्य को आइडिया ही नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई मानव जाति टाइप की कोई पैदा हुई और कब ख़त्म हो गई, क्योंकि सूर्य की जीवन अवधि इतनी अधिक है कि हमारा होना और ख़त्म हो जाना उसे कभी आइडिया ही नहीं हुआ होगा। तो हर किसी के लिए टाइम अलग अलग काम करता है। जैसे साइंटिस्ट भी मानते हैं कि मधुमक्खी दुनिया को बहुत स्लो मोशन में देखती है। समय की धारा सबके लिए अलग अलग तो बहती है, मगर समय किसी के लिए लौट के नहीं आता। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि हम समय को कितना देख पा रहे हैं। हम समय के फ्रेम में सिर्फ अपने सोलर सिस्टम में लागू टाइम को देख पा रहे हैं, मगर टाइम फ्रेम हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग टाइम फ्रेम है। और कोई एक यूनिक स्थिति, एक यूनिक सिचुएशन जो एक बार बनी है, वो कभी ठीक वैसी वापस नहीं बन सकती, क्योंकि ठीक वैसी टाइम वापस नहीं आ सकता। क्योंकि टाइम, एक तो यूनिवर्स हमेशा, जो ध्वनि का गोला है वो हमेशा फैल रहा है, और एक टाइम बाद सिकुड़ना भी शुरू होगा, मगर दोनों में जो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन अलग अलग होगी। तो टाइम जो बदलती हुई चीज़ें है, जो एक टाइम फ्रेम में बदल रही है, और अलग अलग टाइम फ्रेम जो अलग अलग यूनिवर्स में है, वो कभी भी एक सिमिलर सिचुएशन में आ सकते हैं, मगर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में नहीं आ सकते। इसलिए टाइम कभी रिपीट नहीं हो सकता, टाइम कभी भी वापस नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। यही कारण है कि हर स्थिति अपने आप में यूनिक होती है, एक पल कभी दोबारा लौट के नहीं आता, और मानवीय विचार हमेशा एक स्थिति पे उत्पन्न होता है। इसलिए बिना स्थिति समझे ये समझना कि ये क्यों हुआ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि मानवीय विचार हमेशा एक स्थिति पे बनते हैं, एक स्पेस, एक टाइम में बनते हैं। तो बिना स्पेस और टाइम के कोई विचार नहीं बनता। इवन हम सपना भी देखते हैं तो पहले देखते हैं हम एक स्पेस में हैं, एक टाइम पे है जिसमें हम कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल हैं। वो तब होता है जब हम पहले एक स्पेस और एक टाइम में होते हैं। तो इसलिए स्पेस और टाइम हमेशा, कोई भी मानवीय विचार बिना स्पेस और टाइम के अप्लाई नहीं होता। जैसे कोई भी लिखित कानून, नागरिक कानून, अगर हर सिचुएशन पे एक तरीके से अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हर सिचुएशन यूनिक है। इससे लिखित नागरिक कानून हमेशा कट्टर साउंड करते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कभी भी कोई टेररिस्ट या नेता जब भी कोई भड़काऊ भाषण देता है, तो बिना स्थिति के, बिना स्पेस टाइम के चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, या उन्हें मैनिपुलेट करके एक्सप्लेन करता है, ताकि चीज़ें भड़काऊ सुनाई देती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नेता या टेररिस्ट लोगों को कोई भड़काऊ भाषण देता है, या लोगों को भड़काने के लिए कोई भाषण देता है, तो बिना स्पेस और टाइम चीज़ों को बयां करता है, या फिर स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करके बयां करता है, जिससे चीज़ें ज़्यादा भड़काऊ सुनाई देती हैं, या इतनी भड़काऊ सुनाई देती है कई बार कि लोग एक दूसरे को मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक मानवीय विचार को उसकी स्थिति के साथ समझा जाए।